हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल PS प्रयास में। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में क्लास 8 का साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2 धातु एवं अधातु का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। एक भाग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमारा इसका दूसरा लेक्चर होगा धातु एवं अधातु पे। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि पहला भाग में लोग क्या ध्यान किए थे। तो पहला भाग में हम लोग धातु और अधातु के बारे में जाने थे कि धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं, और इसके बारे में हम लोग इसका धातु के भौतिक गुण के बारे में जाने थे। तो हम धातु के भौतिक गुण के बारे में हम लोग पढ़े थे और इस पर एक एक करके सब पे चर्चा की थे। तो ये धातु का भौतिक गुण है, इसमें हम लोग दिखावर पर चर्चा की थे और भौतिक अवस्था पे किए थे। इसके बाद हम लोग चमक पे किए थे, इसका आघात वर्धनीयता पे हम लोग चर्चा किए थे। इस तरह से बहुत से इसका धातु का भौतिक गुण है, तो हम लोग सब पे एक एक करके हम लोग चर्चा किए थे। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हम धातु का तो हो गया भौतिक गुण। अब हम लोग आज इस पर अध्ययन करेंगे अधातु के भौतिक गुण। तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस धातु का सब इसमें उल्टा हो जाएगा। जो धातु का भौतिक गुण था इसमें भी अधातु का उसी का हम लोग उल्टा कर देंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं इस पर कि अधातु का भौतिक गुण क्या है। अगर आप लोग पहला पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप लोग जाकर उसको देखिए। पहले धातु के बारे में समझिए, इसके बाद अधातु खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि धातु समझते जाइएगा तो उसी को सब क्या है, अपोजिट है, उल्टा है, अधातुओं को समझ में आ जाएगा। तो आइए हम चर्चा करेंगे अधातु के भौतिक गुण। तो आइए हम लोग इस पर देखते हैं एक एक करके किसे क्या क्या भौतिक गुण है, उसमें हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। तो आज हम लोग का क्या है, अधातुओं के भौतिक गुण है। अधातुओं के भी निम्न प्रकार से भौतिक गुण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बनाए हुए भौतिक गुण है और इस सब उसका क्या क्या भौतिक गुण है हम लोग देखेंगे। तो इसका पहला है निष्प्रभता या गैर चमकदार, यानी जिसमें कि चमक ना हो। दूसरा है इसका भंगुरता है। इसके बाद है या ध्वन्यात्मकता है। इसके बाद है विद्युत का कुचालकता और ऊष्मा का कुचालकता। तो हम लोग उसमें देखे थे धातु में, धातु लोग क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है और वह कठोर होता है। तो बस उसी का हम लोग इसमें क्या करना है, अपोजिट पढ़ना है। ये जो हमारा अधातु होता है क्या था, ऊष्मा का कुचालक होता है, उसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। विद्युत का भी कुचालक होता है, इसमें चमक नहीं होता है। तो हम लोग क्या आइए इस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं इस पर। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं, पहला हम लोग का है निष्प्रभता या गैर चमकदार। तो अधिकतर अधातु में गैर चमकदार होती है, यानी उसमें चमक नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा धातु का अपवाद है जिसमें चमक होता है। अधातु भी है लेकिन क्या उसमें चमक है, जिसमें कौन सा हमारा ग्रेफाइट एवं आयोडीन, ये दोनों ऐसे अधातु हैं जिसमें चमक है। ये दोनों में क्या है, चमक होता है। कौन सा, एक ग्रेफाइट और आयोडीन में, लेकिन दोनों क्या है, अधातु है। इसके बाद अधातु एक जो है ग्रेफाइट है, ये तो क्या अधातु है। तो इसमें चमक होने के साथ साथ क्या है, ये विद्युत का सुचालक भी है। जबकि क्या है, अधातु है, जबकि अधातु में हम लोग देखें कि क्या विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ये ग्रेफाइट क्या है, हमारा सुचालक होता है। तो इस तरह से कुछ कुछ अपवाद भी आता है। फिर अगला हमारा है, अगला है भंगुरता या टूटने योग। भंगुरता मतलब कि अगर उस पर कहीं चोट मारे हम और वो कहीं टूट जाए, टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, चूर चूर हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं भंगुरता। तो अधातुओं को चोट मारने पर चूर चूर हो जाती है और ये भंगुरता होती है, और ये कहते हैं भंगुर होता है, टूट टूट जाता है। लेकिन फिर इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद में है हीरा है। हीरा एक मात्र ऐसा अधातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। अब हीरा क्या अधातु है, लेकिन क्या कठोर होता है, इतना कठोर होता है कि समझिए कि हीरा को फिर
तोड़ने के लिए, काटने के लिए भी हीरा को यूज किया जाता है। इसको दूसरा कोई नहीं काट सकता है, इतना ये मौजूद होता है हीरा। इसके बाद हम लोग का अगला पॉइंट है, यह ध्वन्यात्मकता है। अधातुओं को पीटने पर गूंजने वाले ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे को हम बोलते हैं या ध्वन्यात्मकता, कि अगर धातु को अगर हम एक बार चोट मारते हैं, देखिएगा तो क्या बहुत देर तक कान में उसका आवाज़ गूंजता रहता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि मंदिर गए होंगे या स्कूल में जो घंटी बच्चा या छुट्टी टाइम जो बजाया जाता है, तो एक बार घंटी मारने से तो कम से कम कान में से 30 से 35 सेकंड तक गूंजता रहता है। लेकिन अब किसी अधातु पे चोट मारिएगा तो जितना देर मारेगा उतना देर उसका साउंड रहेगा, फिर उसका आवाज़ खत्म हो जाता है, यानी उसमें ध्वनि का जो गूंज होता है उसमें उत्पन्न नहीं होता है। अब एक बार मारिएगा, एक ही बार में उसका आवाज़ ऐसे मारिएगा बस उसका आवाज़ खत्म। लेकिन यह किसी धातु पे मारिएगा तो इससे मगर टन इस तरह से आपका कान में गूंजता रहता है, उसका आवाज़ कुछ दूर तक वो रहेगा, सुनाई देगा। लेकिन अधातु में ऐसा नहीं होता है। तो आइए देखते हैं इसका अगला गुण, भौतिक गुण। अगला हमारा है भौतिक गुण अधातु का, विद्युत कुचालक। इसमें क्या होता है कि सामान्यतः अधातु में विद्युत की कुचालक होती है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अधातु क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, इसमें धारा प्रवाह इसमें नहीं होता है। लेकिन इसमें भी क्या है, हमारा अपवाद में है, यहाँ पर लिखे हैं अपवाद में कि ग्रेफाइट एक मात्र ऐसी धातु है जो विद्युत यहाँ पर विद्युत का होगा, विद्युत का सुचालक है, जो विद्युत धारा को प्रवाहित करती है। तो इसमें से क्या हमारा अपवाद में ग्रेफाइट है। जितना भी अपवाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना है अपवाद को, क्योंकि एग्जाम में अपवाद ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके बाद अगला है ऊष्मा का कुचालकता। और जिस तरह से विद्युत का भी कुचालक होता है उसमें ऊष्मा का भी कुचालक होता है, कि अधातु में ऊष्मा की कुचालकता होती है, क्योंकि इनसे होकर ऊष्मा का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है, इसलिए क्या है कुचालक होता है। जैसे हम सपोज करते हैं कि हम ले लकड़ी, और लकड़ी को अगर एक सिरा को लोग आग में देंगे तो ये दूसरा सिरा कभी गर्म नहीं होगा। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर धारा बोलते हैं ताप का, ऊष्मा का यहाँ से इसका हस्तांतरण नहीं होता है, क्योंकि वह उसका कुचालक होता है, उसमें नहीं जाता है। इसीलिए उसको बोला जाता है कि अधातु जो होता है सो ऊष्मा का कुचालक होता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जितना भी खाना वाना पकाने का जो बर्तन बनता है सब क्या धातु का ही होता है, क्योंकि वह ऊष्मा का सुचालक होता है, और ऊष्मा के सुचालक के गुण के कारण ही हम लोग खाना बना पाते हैं, पका पाते हैं। तो ये था हम लोग का अधातु का भौतिक गुण। तो हम लोगों ने धातु का भौतिक गुण देख लिया और धातु का भौतिक गुण देख लिया। अब दोनों को एक साथ करके हम लोग इसका अंतर देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है, धातु एवं अधातु में अंतर। देखिए दो कॉलम हम लोग बना लिए। देखिए दो कॉलम है, एक तरफ धातु है एक तरफ अधातु है। तो पहला हम लिखें कि धातु की तरफ कि यह कठोर होता है, धातु क्या होता है कठोर होता है, और अधातु क्या होगा यह कठोर नहीं होता है, यह क्या होता है भंगुर होता है, टूट जाता है मारने से। इसको मारने से नहीं टूटता है, ये टूटने से क्या इसको पीटने से धातु को चपटा हो जाता है या फिर फैल जाता है, लेकिन अधातु को मारने से चूर चूर हो जाता है, टुकड़ा में बढ़ जाता है। दूसरा है यह आघात वर्धनीयता होता है। आघात वर्धनता मतलब कि मारने से क्या होता है फैल जाता है वो धातु, और यह आघात वर्धनता नहीं होता है, यह टूट जाता है, बोले थे। तो तीसरा है यह विद्युत का सुचालक है। ये क्या है सुचालक है, ये धातु क्या होती है विद्युत की सुचालक होता है। इसमें क्या कि यह विद्युत का कुचालक होता है। सब क्या इसी का उल्टा हो जाएगा। इस अगला हमारा है अगला पॉइंट है
कि इसे लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है, जिसे लोग बोलते हैं तन्यता। तो क्या होता है, धातुएं बहुत अधिक तन्यता होती है, इसको हम लोग बहुत दूर तक हम लोग खींच सकते हैं। और सबसे अधिक तन्यता किसका होता है, तो सोना का होता है। तो इससे क्या है कि इसे लंबे तार में के रूप में खींचा जा सकता है। लेकिन इसे देखेंगे अधातु की तरफ, तो इसे लंबे तार के रूप में खींचा नहीं जा सकता है। अधातु को नहीं खींचाता है, वो टूट जाएगा। तो इस तरह से इसका था धातु और अधातु में अंतर। इसमें और सा है और पॉइंट देख लेते हैं। इसको आप लोग एक बार नोट भी करते जाइएगा। चलिए इसी का हम लोग आगे देखते हैं कि इसका गलनांक एवं क्वथनांक ऊंच होता है। किसका, धातु का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, ऊंच होता है। तो धातु का क्या जाएगा कि इसका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। सातवां है कि यह ऊष्मा का सुचालक है, तो या ऊष्मा का कुचालक होता है, या लचीलापन होता है, या भंगुर होता है। भंगुर बोल कि मतलब लचीलापन होता है कि मतलब इसको कितना भी मोड़िए इधर उधर जल्दी नहीं टूटेगा। अब भंगुर तो बोले थे कि अगर एक बार चोट मारिएगा तो क्या होता है, चूर हो जाता है। या चमकीला होता है, तो अधातु क्या चमकीला नहीं होता है। लेकिन इसमें भी क्या है कि एक है कुछ धातु है जैसे ग्रेफाइट और क्या था, ग्रेफाइट और आयोडीन, क्या होता है इसमें चमक होता है। अगला है इसी का कि इसका घनत्व उच्च होता है, तो इसका घनत्व निम्न होता है। तो इस तरह से हम देखें, पहले हम लोग धातु के भौतिक गुण देखें, फिर अधातु का भौतिक गुण देखें, इसका दोनों का अंतर भी देख लिए कि दोनों में अंतर क्या है। अब हम लोग का अगला चलते हैं, हम लोग धातु गुण उसका देख लें भौतिक गुण। अब हम लोग चलते हैं इसका रासायनिक गुण। अब हम लोग पढ़ना कि धातुओं का रासायनिक गुण। हम लोग भौतिक गुण तो देख लें, तो भौतिक गुण हम लोग देखे थे, तो उसमें क्या था कि जो चीज़ को हम लोग देख सकते हैं और देख के उसको हम लोग बता सकते हैं कि क्या क्या है उसमें, कि कलर क्या है, मोटाई कितना है, या कठोर है या मुलायम है, तो इसका हो गया हमारा भौतिक गुण। और रासायनिक गुण है कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग को रासायनिक गुण होता है कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको और उस गुण को पता लगाना है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक लड़का है, तो लड़का अगर सामने खड़ा है तो उसको हम लोग देखते हैं, तो उसको लोग अगर देखते हैं कि उसका रंग गोरा है, लंबा है, मोटा है, नाटा है, तो ये इसका हो गया भौतिक गुण। अब उसका हम लोग आंतरिक गुण, जैसे कि वह ईमानदार है, कि चोर है, कि बेईमान है, तो उसका आंतरिक गुण तो देख के पता नहीं चल सकता है। तो उसके बारे में हमको उसके बारे में पता करना होगा, अध्ययन करना होगा, किसी पूछना होगा, तो उसी को बोलते हैं उसी तरह रासायनिक गुण। उससे उसी तरह होता है धातु में। धातु को जो चीज़ हम लोग देख के पता लगा लें तो हो गया भौतिक गुण। और जो नहीं देखा जा सकता है उसके बारे में रिसर्च करना होता है, पढ़ना होता है, तो उसको जानकारी लेना पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं रासायनिक गुण। इसका हम आंतरिक गुण भी बोल सकते हैं कि उसको आंतरिक चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो इसका धातुओं के रासायनिक गुण में से पहला है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया, कि जब धातुओं को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तब क्या क्या बनता है, क्या क्या होता है। देखिए इसमें कि धातुएं ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है और ये क्षारीय होते हैं। ये क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। जब धातुओं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या वो कहते ऑक्साइड बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। और ये क्या होता है, क्षारीय होता है। इसका प्रकृति कैसा होता है, क्षारीय होता है। जैसे हम लिखें, देखिए धातु प्लस ऑक्सीजन, तो धातु और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड बनेगा। तो धातु में क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड बनाता है। देखिए हम यहाँ पर लिए मैग्नीशियम, क्या एक धातु है प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभिक्रिया कराएं तो इसको हम लिखते हैं जैसे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का होता है Mg प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है O2। और जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसको थोड़ा देख लेते हैं कि बैलेंस है क्या नहीं है। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है।
तो क्या होगा इसको, तो यहाँ पे देते हैं हम लोग 2, तो ऑक्सीजन हो गया 2, लेकिन मैग्नीशियम भी क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 यहाँ भी दे देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये संतुलित हो गया। तो मैग्नीशियम का Mg होता है। अगर आप लोग इसका तत्व संकेत नहीं जानते हैं तो आप लोग कम से कम इसका 30 तक याद कर लीजिए तत्व संकेत इसका। इसके मैग्नीशियम का Mg होता है और आयरन का Fe होता है, एल्युमिनियम का Al होता है। इस तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिए। नहीं तो इसका हम एक वीडियो देंगे तत्व संकेत का, और एक वीडियो देंगे हम कि किस समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो ये दोनों पर एक वीडियो देंगे, और इसका जो तत्व संकेत है इसका भी हम लोग एक देंगे पूरा लिख के कम से कम 30 तक। तो उसको आप लोग एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत आगे इसका यूज होगा। और अगला हमारा है, देखिए इसी में ऑक्सीजन लवणी की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कारण पर, तो उसी से चलता है। अगला है कि कुछ धातुएं ऑक्सीजन के साथ धीमी प्रतिक्रिया करती है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम। इससे क्या है कि बहुत धीरे प्रतिक्रिया करता है। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया कराए हैं लोहा प्लस ऑक्सीजन, यानी आयरन, लोहा को आयरन बोलते हैं। तो क्या बनाता है, लोहा ऑक्साइड बनाता है। और लोहा ऑक्साइड क्या, इसी को क्या बोलते हैं, जंग। जो जंग लगता है तो क्या होता है, उस पर ऊपर जो आवरण बन जाता है, परत बन जाता है और जंग लग जाता है। जब लोहा अगर ज़्यादा देर तक बाहर में रहा तो उस पर देखिएगा पानी या हवा के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक आवरण जम जाता है, जिसमें बोलते हैं ऑक्साइड जो बन जाता है, उसे हम लोग जंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा है कि आयरन प्लस O2 दोनों का विक्रिया करेंगे, क्या बनाया Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड। तो इसको भी देख लेते हैं कि हमारा ये बैलेंस में है या नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कितना है, आयरन मेरा 2 है, यहाँ पर आयरन 1 है। तो और यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 2 है, तो हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। तो कैसे होगा, यहाँ पे देते हैं 2 दिए, तो ये कितना गया, ये 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया 6, तो यहाँ पे देती है 3, तो 3 दूना 6, ऑक्सीजन 6, यहाँ भी ऑक्सीजन 6, और आयरन कितना हो गया 2 2 4, तो यहाँ देते हैं हम लोग 4। तो इस तरह से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इससे ये था कि कुछ धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्या था, धीमी प्रतिक्रिया करता है, धीरे धीरे। देखिए लोहा, अगर लोहा है देखिएगा आप लोग, तो लोहा में बहुत धीरे धीरे जंग लगता है। अगर ऐसा होता तो लोहा तुरंत खत्म हो जाता, वो क्या था, लोहा खत्म हो जाता। लेकिन लोहा में क्या होता है कि बहुत धीरे धीरे जंग लगता है। जब हवा पानी के संपर्क में आता है तब धीरे धीरे उस पर लोहा सड़ना, उस पर जंग लग जाता है। अब अगला इसका हम देखते हैं, इसी का ऑक्सीजन से अभिक्रिया में अगला हम लोग अगला है कि Fe यानी आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम को लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखने पर मंद एवं धुंधली पड़ जाती है। इस सबको हवा में वायु संपर्क में आता है तो मंद एवं धुंधली, उसके ऊपर एक आवरण जम जाता है, धुंधला धुंधला पड़ जाता है। जब ज़्यादा दिन तक उसके संपर्क में रहा तो, और उसको वही वो बन जाता है, उसका ऑक्साइड हो जाता है, उसके साथ संपर्क करता है तब। और दूसरा है कि कुछ धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है और ये ऑक्सीजन से तेज़ी से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, जैसे सोडियम क्या था Na, पोटासियम क्या था K। तो सोडियम पोटासियम क्या था, ये बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ में। ये दोनों क्या अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो यहाँ पर है सोडियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया कराएं तो क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड बनाया। तो इसको भी देख लेंगे, सोडियम है प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया कराएं तो क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड बनाया। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखिए अब सोडियम कितना है, 2 है, तो यहाँ पर कितना है, 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर कितना है, 1 है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर दे देते हैं 2, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2, लेकिन अभी सोडियम कितना हो गया 4, तो यहाँ देते हैं कितना 4। तो ये हो गया हमारा बैलेंस। बैलेंस करना बहुत आसान है, आप लोग आराम से सीख जाइएगा। इसका हम एक वीडियो देंगे इस पर कि कैसे
इसको हम लोग संतुलित करते हैं, कैसे इसको बैलेंस करते हैं। अगला है इसी का में कि कुछ धातुएं ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करता है, जैसे सोना और चांदी। सोना, चांदी, तांबा ऑक्सीजन से तभी प्रतिक्रिया करता है, नहीं क्यों से कि अभिक्रिया आसानी से अभिक्रिया नहीं करता, जैसे कि सोना और चांदी ये बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, उतना जल्दीबाजी अभिक्रिया नहीं करता है। इसीलिए लोग तो सोना और चांदी का आभूषण तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, ताकि उसमें जल्दी से क्या अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता उसका उस पर कोई आयरन नहीं बनता है। इसके बाद कि तांबा ऑक्सीजन से तभी अभिक्रिया करता है जब बहुत अधिक गर्म किया जाता है, और तांबा ऑक्सीजन से तभी अभिक्रिया करता है जब प्रतिक्रिया जब उसको अधिक गर्म किया जाता है। जब अधिक गर्म रहेगा तभी तांबा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। इसके बाद अगला है हमारा दूसरा है कि पानी से अभिक्रिया। अब देखते हैं धातु को पानी से हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि धातु में पानी के साथ प्रतिक्रिया कर या तो ऑक्साइड बनाती है या तो हाइड्रोक्साइड बनाती है। अब जब धातु जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो दो चीज़ बनाती है, चाहे फिर ऑक्साइड बनाएगा चाहे फिर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस को छोड़ता है। देखिए हम लोग लिखें कि धातु प्लस पानी, यानी धातु को क्या कर रहे हैं अभिक्रिया करा रहे हैं पानी के साथ में, तो क्या होता है धातु ऑक्साइड बनाएगा चाहे फिर धातु हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। तो ये था इसका पानी से अभिक्रिया। इसी को लोग आगे देखते हैं। अब इसको आराम से वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिएगा नोट। अगला में हम लोग नोट में है कि सोडियम एवं पोटासियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि यह दोनों धातु पानी एवं ऑक्सीजन से तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, जिसके कारण आग लग जाती है। देखिए सोडियम जो पोटासियम होता है हम लोग बताए थे कि बहुत अभिक्रियाशील होता है। या पानी या ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या होता है उसमें आग लग जाता है, इसीलिए उसको पोटासियम और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला है अम्ल से अभिक्रिया। तो हम लोग देख लें ऑक्सीजन से अभिक्रिया देख लें और पानी से देख लें। अब तीसरा है अम्ल से अभिक्रिया। अम्ल से अभिक्रिया की धातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाती है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो देखिए हम धातु प्लस तनु अम्ल लिए और क्या बनता है धात्विक लवण प्लस हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। परंतु सभी धातुएं एक जैसी अभिक्रिया नहीं करती है, कि इसमें जब हम लोग अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो सब धातु क्या होता है एक जैसा अभिक्रिया नहीं करता है। कोई तेज गति से करता है, जिस तरह से हम लोग देखे थे ऑक्सीजन से, कोई तेज गति से करता है तो कोई धीरे से करता है तो कोई नहीं करता है। तो सब धातु का अपना गुण और नेचर पर डिपेंड करता है कि कौन कैसा है, उसी तरह से अभिक्रिया करता है। और देखते हैं इसमें कि कौन है जो अभिक्रिया करता है कौन नहीं करता है। तो पहला है देखते हैं कि तेजी से अभिक्रिया कौन करता है भाई सोडियम और पोटासियम, सोडियम और अच्छा इसमें सोडियम और मैग्नीशियम है। सोडियम और मैग्नीशियम है क्या करता है तेजी से अभिक्रिया करता है, किसके साथ अम्ल के साथ। और पानी एवं ऑक्सीजन के साथ तेजी से कौन करता है तो हो जाएगा सोडियम और पोटासियम। यहाँ पर है मैग्नीशियम है। देखिए यहाँ पर क्या है तो सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम को हम इसको अभिक्रिया करा रहे हैं HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो क्या बनता है NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करता है मुक्त करता है यानी छोड़ता है। इसके बाद यहाँ पे इसमें देख लेते हैं, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं क्या पर ये बैलेंस है कि नहीं। हाइड्रोजन पर 2 है तो हाइड्रोजन पर ये 1 है, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन पर 2 है तो पहले यहाँ पर देते हैं 2, तो हाइड्रोजन हो गया 2, तो क्लोरीन भी कितना हो गया 2, तो यहाँ क्लोरीन कितना 1 है तो यहाँ भी देते हैं हम लोग 2, तो यहाँ 2 हो गया क्लोरीन। तब सोडियम कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं 2, तो 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन पर हमारा बैलेंस हो गया। तो अब आइए देखते हैं अगला। इसी में अगला कि मंद गति से
अरे इसके बाद है मध्यम गति से। मध्यम गति को क्या होता है कि मतलब ना ही ज़्यादा तेज़ और ना ही ज़्यादा कम, जो बीच से कहता है मध्यम गति से, तो कौन? जस्ता एवं लेड है। तो जस्ता एवं जो लेड है वो जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और मध्यम गति से करता है। इसके बाद है मंद गति। मंद गति एकदम धीरे धीरे, पूरा धीरे धीरे। तो ये टीन एवं लेड है, तो तीन और जो लेड है वो अम्ल के साथ एकदम धीरे धीरे आराम से अभिक्रिया करता है, कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम धीरे धीरे। इसके बाद एक है इसका लास्ट में है कि अभिक्रिया नहीं करती है। पहले तो हुआ कि तेजी से करता है, फिर हुआ कि जो मध्यम गति से करता है, इसके बाद आया कि जो मंद गति से करता है, अब है कि जो अभिक्रिया ही नहीं करता है। तो कौन? सोना, चांदी और तांबा है। ये तीनों जो है सो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये था हम लोग देखें अम्ल से अभिक्रिया। अब इसका अब हम लोग जो लास्ट रह गया वो हम देखते हैं क्षार से अभिक्रिया, कि क्षार से अभिक्रिया धातुओं के। अब देखते हैं लोग धातु के रासायनिक गुण का 4 कि क्षार के साथ अभिक्रिया। तो इसमें कि अधिकांश धातु क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जो क्षार से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जिसमें कौन कौन सा है? लेड, एल्युमिनियम एवं जस्ता है। तो इसमें है कि जो क्षार से जो अभिक्रिया है तो ज़्यादातर अधिकांश धातु नहीं करता है, लेकिन कुछ है अपवाद में, जैसे कि लेड, एल्युमिनियम, तो यही लोग क्या करता है? अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो ये था हम लोग का धातुओं का रासायनिक गुण। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अधातु के रासायनिक गुण, और इसके बाद देखेंगे फिर हम लोग दोनों के बीच में अंतर के धातु के रासायनिक गुणों के बीच में अंतर करेंगे। और इसके बाद हम फिर अगला लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में धातु और अधातु का उपयोग, कि धातु का उपयोग कहाँ करते हैं और धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है, और फिर धातु से क्या क्या बनाया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आई होप आप लोग आप लोग अच्छा समझ में आया होगा। और आप लोग वीडियो के 1-2 बार रिपीट करके देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। और वीडियो को देखने से पहले एक बार आप लोग इस जो चैप्टर नंबर 2 है धातु उसको एक बार पढ़िएगा, रीडिंग कीजिएगा। इसके बाद इसको देखिएगा तो समझ में बहुत अच्छा से आ जाएगा। तो इसको अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे धातु का रासायनिक गुण, इसके बाद दोनों के बीच में अंतर देखेंगे, फिर देखेंगे ये सब का कुछ, और फिर इसके बाद हम सोल्व करेंगे इसका अभ्यास का सवाल जो है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो ठीक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका हम लोग अगला भाग लेके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।